हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम करने जा रहे हैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की बुक फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप एसओएल में हो, रेगुलर या एनसी वेब से हो और अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज़ के अंदर हम सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, इस बुक को पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 हमारा। चैप्टर नंबर 16 इसकी लास्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 1 है और इससे पहले के जितने चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर एक एक करके पांचों यूनिट्स के चैप्टर को देख सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स परचेज करने हैं सॉफ्ट कॉपी में और ईजी लैंग्वेज में समझना है तो नोट्स भी बन चुके हैं इस बुक के। जिनको नोट्स बाय करने हैं नोट्स बाय कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा और स्क्रीन पे नीचे ये जो मेरा नंबर शो कर रहा है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके भेजना कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं। तो जो भी बच्चा बाय करना चाहता है वो मैसेज कर सकता है। मिनिमम अमाउंट 120-30 रुपये जो भी होगा आप वो पे करके नोट्स की PDF को बाय कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5 का, हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 16 हमारे सीक्वेंस वाइज है और चैप्टर नंबर 1 ये बुक वाइज है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 का सेबी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इसमें हम सेबी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है वो समझेंगे, जिसमें हम सेबी की ऑब्जेक्टिव्स, पावर फंक्शंस, फिर इन्वेस्टर्स का पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, मतलब कि हम पढ़ेंगे सेबी को। यहाँ पे लिखा है अप टू 1992 द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, CCI बोला जाता है इसको, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, फॉर्म्ड अंडर द कैपिटल इशू कंट्रोल्ड एक्ट 1947। इन्होंने कैपिटल कंट्रोल एक्ट जो है वो इशू करा था 1947 में। कंट्रोल्ड द कैपिटल प्राइमरी मार्केट, कंट्रोल क्या करना था, प्राइमरी मार्केट को। ड्यूरिंग द पीरियड द प्राइस ऑफ कैपिटल इशू वाज द कंट्रोल्ड बाय CCI। उस टाइम दौरान जितने भी प्राइस ऑफ कैपिटल वगैरह इशू होती थी वो कंट्रोल करी जाती थी CCI के द्वारा। द प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड थ्रू द प्राइमरी, आगे लिखा है through the primary market was done in accordance with the capital issue. Control Act, the biggest disadvantages of the CCI was that is governed by bureaucrats, since inspection and these civil servants had a limited understanding to how to stock to should be run। और यहाँ पर एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये था कि गवर्नमेंट जो थी वो जब इंस्पेक्शन करती थी तो कुछ सिविल सर्वेंट्स वगैरह को लिमिटेड ही समझ थी, इस चीज़ की नॉलेज थी कि स्टॉक मार्केट्स को रन कैसे करा जाए। CCI की गाइडलाइंस वाज abolished in the introductions of security and SEBI formed under the SEBI Act। CCI के कुछ गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस करा गया, फिर सेबी वगैरह इसके अंदर ही आने लगे। एक्ट 1992 के अंदर जो है सेबी को शामिल करा गया, जो कि एक प्राइम ऑब्जेक्टिव बन गया था CCI का। आगे लिखा है सेबी को इंडिया के अंदर जो है अप्रैल 12, 1992 को इस्टेब्लिश करा गया था। द प्राइम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया सिक्योरिटी मार्केट, सेबी एक प्राइम सिक्योरिटी मार्केट था। सेबी इज मैनेज बाय इट्स मेंबर्स व्हेन इट्स मैनेजमेंट डिफाइन अंडर द सेक्शन नंबर 4। अब इसके क्या क्या काम थे और क्या क्या सेक्शंस थे वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। आगे लिखा है यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट है ए, जिसमें लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है ए, ए चेयरपर्सन हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसा व्यक्ति चेयरपर्सन होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया हो। दूसरा पॉइंट है 2 मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
दो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से हों, डीलिंग विद फाइनेंस, चाहे वो किसी भी तरह के फाइनेंस के रिलेटेड डीलिंग करें। आगे लिखा है थर्ड जो है, वन मेंबर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से एक मेंबर होना चाहिए, और 5 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी जो 5 लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होने चाहिए। आउट ऑफ विच, जिन पांचों के में से एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर, 3 कम से कम पूरे होल टाइम मेंबर होने चाहिए। अगर 2 ऐसे हैं जो गेस्ट की तरह हैं, मतलब कि आते हैं कुछ टाइम वर्क करते हैं और चले जाते हैं, तो जो 3 मेंबर्स होंगे उनमें से वो होल टाइम के लिए होने चाहिए, पूरे टाइम वहीं रहेंगे, ठीक है, समस्या वगैरह सुलझाएं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पहली चीज, इंश्योर करना होता है फेयर प्रैक्टिस एंड सिक्योरिटी मार्केट को। दूसरी चीज होता है प्रमोट करते हैं एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल सर्विसेज जो दे रहे हैं मर्चेंट बैंक्स वगैरह उनको, चाहे वो कोई ब्रोकर हो, एडवर्टाइजर हो या एडवाइजर हो, अंडरराइटर हो, पोर्टफोलियो मैनेजर हो, या कोई भी इंटरमीडिएटरी वगैरह हो। आगे लिखा है थर्ड पॉइंट, फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया के लिए बनाना। फोर्थ पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस इन सिक्योरिटी मार्केट। अगला पॉइंट है पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेबी इन अकॉर्डिंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद सेबी को 1992 में कुछ इम्पोर्टेंट पावर दी गई थी। मतलब ये है कि सेबी के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे वो अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को चलाती है, जिसमें लिखा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ प्रोटेक्शन टू इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो पहली पावर उसके पास ये है कि वो ऐसे सारे कदम उठा सकती है जिससे किसी भी इंटरेस्ट को बचाया जा सके इन्वेस्टर के in securities and to promote to develop of and the regulate the security market by such measure as things fit. Second point है without prejudice to generality of the foregoing provisions, the measure referred to there may provide for. पहला है रेगुलेटरी द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट, बिजनेस को स्टॉक एक्सचेंज और अदर सिक्योरिटी मार्केट्स में डील करना। दूसरा है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंक टू एन इशू ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड्स, अपने पार्टनर्स को रजिस्ट्रेशन कराना, चाहे वो किसी स्टॉक ब्रोकर्स हो, सब ब्रोकर्स हो, ट्रांसफर एजेंट्स, बैंक्स और ट्रस्टीज डील्स हो सकती हैं। रजिस्ट्रार्स टू एन इशू मर्चेंट होगा, बैंकर होगा, अंडर राइटर पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड है पावर का, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, रजिस्ट्रेशन और वर्किंग करती है वेंचर कैपिटल पे, फंड्स पे, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स वगैरह पे। फिर डी आ जाता है प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि अगला है प्रोहिबिटिंग फ्रॉडेंटल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब कि उनको अब अमान्य मानना, जो भी तरह के फ्रॉडेंटल हो सकते हैं, कुछ धोखाधड़ी वाले, या फिर अनफेयर जो ट्रेड होते हैं व्यापार, उन सब पर रोक लगाना। आगे लिखा है प्रोमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। अगला पॉइंट है प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की इनसाइडर ट्रेडिंग्स को रोक लगाना। रेगुलेटरी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज, कंपनीज का टेक ओवर करना और जितने भी सब्सटेंशियल एक्विजिशन है शेयर्स के उनको रेगुलेट करना। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्म, आगे लिखा है अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन
कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स वगैरह के लिए, इंफॉर्मेशंस वगैरह के लिए कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग दैट द बोर्ड ऑफ द पर्पज ऑफ फर्निशिंग एनी इंफॉर्मेशन टू एनी अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। इंडिया के आउटसाइड किस किस तरह के पर्पस हैं फर्निशिंग इंफॉर्मेशंस वगैरह के। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर लिखा है और यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट, जितने भी अथॉरिटी से अप्रूवल या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल होते हैं वो कौन से इसके अंदर आते हैं। पहला लिखा है परफॉर्मिंग सच फंक्शन एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट 1956 और 1956-42 सेक्शंस में आती हैं। दूसरा है अगला लीविंग फीस, मतलब कि जो टैक्स लगाया जाता है उस पर कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा, एंड अदर चार्जेस ऑफ कैरिंग पर्पस ऑफ द सेक्शन। अगला पॉइंट है कंडक्टिंग रिसर्च फ्रॉम द अबव पर्पस, ऊपर वाले पर्पस के लिए आप कंडक्टिंग कर सकते हैं, रिसर्चिंग कर सकते हैं। कॉलिंग फ्रॉम और फर्निशिंग टू एनी सच एजेंसीज, किसी भी एजेंसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह अगर चाहिए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और जो फंक्शंस हैं आप वो भी कर सकते हैं। इन्वेस्टर ग्रीवियंस एंड रेजिडल सिस्टम ऑफ सेबी, इन्वेस्टर ग्रीवियंस may have a complaint against the intermediary registered, एक तरह की कंप्लेंट होती है, मतलब कि शिकायतनामा होता है जो कि एक इंटरमीडिएटरी पर्सन के अगेंस्ट कराई जाती है विद सेबी और द लिस्टेड कंपनीज, किसी भी में सेबी और लिस्टेड कंपनीज के कोई भी इंटरमीडिएटरी रेगुलेटरी के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट फाइल करना, ये इन्वेस्टर ग्रीवेंस कहलाता है। इन सच सिचुएशन इन्वेस्टर्स मस्ट फर्स्ट अप्रोच टू द पार्टिकुलर कंपनी ऑफ इंटरमीडिएटरी अगेंस्ट whom द इन्वेस्टर इज हैविंग द कंप्लेंट। सबसे फर्स्ट सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें अप्रोच करना है कंपनी को, कि जो भी कंपनी होगी वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स वगैरह को उसके अगेंस्ट काम करने से देखे। दूसरा है उसके बाद यहाँ पे कि इन्वेस्टर्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स टू टायर ग्रीवियंस, कि जो भी इन्वेस्टर अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा उसके ग्रीवियंस से, उसकी शिकायतों से, रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रोकर एंड डीपी और द कंपनीज, तब उसको उस कंपनी के डीपी या ब्रोकर से कंपनी रिसीव्ड करवाएगी माफीनामा। कैन लॉज देयर ग्रीवेंस विद द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ डिस्पोजिटरीज। सेकंड पॉइंट है इसका हैंडलिंग ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेंट इन सेबी। सेबी कैसे हैंडल करता है इन्वेस्टर्स कंप्लेंट को। सेबी हैज द डिडक्टेड डिपार्टमेंट विद ऑफिस और इन्वेस्टर असिस्टेंस एंड एजुकेट to receive investor grievance and to provide assistance to investor by way of education। सेबी जो है एक तरह की उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है उनको ग्रीवेंस करता है। इन्वेस्टर्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स, अगर कोई इन्वेस्टर रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई नहीं है टू देयर ग्रीवेंस रिसीव्ड फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका ग्रीवेंस स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से आता है। डिपॉजिटरी लॉगेज और जो ग्रीवेंस विद सेबी प्रोवाइड करती है। ग्रीवेंस pertaining to stock broker and depository participants and taken up with respective stock exchange and depository of redressal and are monitored by SEBI through period reports obtained from them। टाइप ऑफ कंप्लेंट हैंडलिंग बाय सेबी। सेबी किस किस टाइप की कंप्लेंट को सॉल्व करता है, सॉर्ट आउट करता है। कंप्लेनिंग अंडर आउट ऑफ एक्टिविटीज़, इसमें हम पढ़ेंगे कि सेबी 1992 में जो हुआ था इस्टेब्लिश, और कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो 1956 में हुआ था उसके अंडर कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन थे, साथ ही साथ कौन कौन सी कंप्लेंट इसमें रजिस्टर्ड करी गई है सेबी में। तो सेबी के अंदर ये वाली जो सारी कंप्लेंट्स है वो सुनी जाती है। स्टॉक ब्रोकर के रिलेटेड होगी, स्टॉक एक्सचेंज, डिवेंचर ट्रस्टी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर्स ट्रांसफर एजेंट, बैंक ऑफ एन इशू, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर
collective investment schemes, custodian of security, KRA registration agencies, credit rating agencies और investment एडवाइजर्स एटसेट्रा। तो ये वो सारी कंप्लेंट है जिनके अगेंस्ट सेबी एक्शन लेता है। स्कोर सेबी कंप्लेंट्स रिगार्ड redress system. Scores is a web-based central grievance redressal system, ठीक है, ऑफ सेबी। सेबी ने एक स्कोर नाम से एक वो बनाया है, क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेब, ठीक है, जहां पर आप जिस भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है आप वहां से सॉर्ट आउट कर सकते हो। एन इन्वेस्टर हु इज़ नॉट फेमिलियर विद द डज नॉट हैव टू एक्सेस द स्कोर। अगर कोई भी स्कोर से फेमिलियर नहीं है, जो स्कोर को एक्सेस करना ना जाने, कैन लॉग कंप्लेंट इन द फिजिकल फॉर्म ऑफ विजिटिंग और सेंडिंग द कंप्लेंट्स एनी ऑफ द ऑफिस ऑफ सेबी। स्कोर से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो फिजिकल, अगर आप नहीं जानते कैसे चलाना है तो आप फिजिकली तौर पर विजिट करके अपनी कंप्लेंट को सेंड कर सकते हो सेबी के किसी भी एक ऑफिस में। कंप्लेंट वुड बी स्कैन्ड एंड अपलोडेड इन स्कोर्स फॉर प्रोसेसिंग। और जैसे ही कंप्लेंट आपको मिल जाएगी उनको, तो वो अपने अपलोड करके प्रोसेस में भेज देंगे। द साइलेंट फीचर्स ऑफ स्कोर्स। स्कोर्स के साइलेंट फीचर है कि स्कोर इज इनेबल्ड बाय वेब। स्कोर एक तरह की वेबसाइट पे है। आगे लिखा है ऑनलाइन एक्सेस 24/7, ऑनलाइन कंप्लेंट एंड रिमाइंड्स कैन बी लॉग एंड स्कोर्स एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। Any email and SMS is generated instantly, acknowledging of receipt and complaining and allotment of unique complaint register number of the complaints feature reference of the tracking। किसी भी तरह का SMS हो सकता है और किसी भी तरह की नॉलेज एक्नॉलेजमेंट वगैरह कंप्लेंट वगैरह जो होती हैं वो अगर रजिस्टर करानी है तो वो रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उसको फ्यूचर में ट्रैक कर सकते हैं हमारी जो कंप्लेंट कराई गई है वो कहाँ पहुँची है। द कंप्लेंट फॉरवर्डेड ऑनलाइन एंड द कंसर्न एंटाइटी ऑफ द रेजिडेंट। जो कंप्लेंट्स है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे की तरफ। द कंसर्न एंटाइटी अपलोड द एक्शन टेक रिपोर्ट कॉल्ड ATR, action take report, and close the complaint if satisfied that the adequate result of the complaint। और अगर आप उससे सेटिस्फाई हो चुके हो तब आप उसको क्लोज भी करा सकते हो। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF क्या होता है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर बाय सेबी इंक्लूड्स ए फंड एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है इन्वेस्टर एजुकेशन IEPF जो है सेबी ने इसको फंड को इस्टेब्लिश करा था गवर्नमेंट इंडिया में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आगे लिखा है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है ये अंडर कंपनीज एक्ट के आता है। जितनी भी कंपनीज है ये सबके ऊपर लागू होता है। इस फंड में मेंटेन करा जाता है कंसोलिडेट फंड्स इंडिया का। द अमाउंट विच हैव रिमेन्ड अनपेड एंड अनक्लेम्ड पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। 7 सालों के लिए जितना भी अमाउंट अनपेड है या अनक्लेम्ड है ये उनकी रिक्वायरमेंट डेटा को अपने पास रखता है। तो पहला पॉइंट इसका ये है, इसकी ज़रूरत रिक्वायरमेंट क्यों होती है? अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड को पे करने के लिए तो इसकी डिविडेंड इसकी ज़रूरत होती है। दूसरा है मैच्योर्ड डिपॉजिट विद कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनीज अलॉन्ग विद एक्रूड इंटरेस्ट। जितने भी मैच्योर डिपॉजिट्स होते हैं कंपनी के साथ और उसके साथ साथ अदर बैंकिंग कंपनीज के साथ जो भी एक्रूड इंटरेस्ट है उसके लिए। तीसरा है मैच्योर डिवेंचर विद कंपनीज। किसी भी कंपनी के साथ अगर कोई मैच्योर डिवेंचर्स है या अलॉन्ग उसके साथ साथ इंटरेस्ट रुका हुआ है उस टाइम पे। सेल प्रोसीड फ्रॉम फ्रैक्शनल शेयर्स, रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगला है अनपेड एंड अनक्लेम्ड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम कंपनीज। कंपनीज से अगर किसी तरह की अनपेड अनक्लेम्ड मनी एप्लीकेशन पर रिसीव्ड होती है तो अलॉटमेंट पर उसको ड्यू की एक एंट्री पास करके उसको रिफंड करना होगा।
यूटिलिटी ऑफ आईईपीएफ की यूटिलिटी क्या है? द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर, इसके जो अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है ज़्यादा, तो वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज करा जा सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस अमाउंट को हम अनक्लेम्ड डिविडेंड की तरह मानते हैं और उसको हम अपने मैच्योर डिपॉजिट के साथ, मैच्योर डिबेंचर्स के साथ और एप्लीकेशन मनी के साथ यूज़ कर सकते हैं, वरना उसको रिफंड कर सकते हैं। बी पॉइंट है प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अब लिखा है यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। उसके बाद थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्करेज अमाउंट एलिजिबल फॉर आइडेंटिफिशियल एप्लीकेंट्स ऑफ शेयर डिवेंचर्स। किसी भी तरह के अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एलिजिबल हो सकता है किसी भी एप्लीकेंट के शेयर्स या डिवेंचर्स के लिए। फिर आता है शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर और डिपॉजिटरी हु हैव टू सफर लॉसेज, जो लॉस से सफ़र हो रहे हैं, तो उन पर्सनस को हम यहाँ पर रॉन्गली एक्शन से रोकते हैं। इन अकॉर्डेंस टू द मे बाय कोर्ट एंड द ऑर्डर डिस एग्रीमेंट्स। डी पॉइंट है रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस incurred and the pursuing class actions suit under the sections 37 and 245 by member debenture holders or depository as may be sanitized by the tribunal. E है any other purpose incidentals thereto in accordance to the such rule as may be prescribed. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPF जो है अथॉरिटी, द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश IEPF अथॉरिटी 7 सितंबर 2016, 2016 7 सितंबर को इसको एस्टेब्लिश करा गया था। सेक्शन नंबर 125 में कंपनी एक्ट 2013 में इसको प्रोविज़न करा गया है। अथॉरिटी इज मैंडेटेड टू प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन, अथॉरिटी है किसी भी तरह की इन्वेस्टर एजुकेशन इसको प्रमोट करने की, अवेयरनेस और प्रोटेक्शन, रिफंड वगैरह से रिलेटेड या अनक्लेम डिविडेंड वगैरह से रिलेटेड कुछ भी होगा तो ये उसको आगे प्रमोट कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है नीचे, वो है इन्वेस्टर अवेयरनेस का। इन्वेस्टर अवेयरनेस का मतलब है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की और डिजिटलाइजेशंस की, जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम, कॉरपोरेट स्कैम्स और स्कैंडल्स होने से, इंक्रीज करने से बचा जा सके। ठीक है, इन्वेस्टर्स जो है ऐसे वेरियस तरीके लेके आते हैं जो कि प्रॉन्जी स्कीम्स वगैरह है, तो इनकी इम्पोर्टेंस यही होती है कि इन्वेस्टर्स को अवेयर करना इन सब मार्केट कंडीशंस और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वगैरह से जो चल रहे हैं मार्केट में, उनके हिसाब से उनको डिसीजन लेना, समझाना और साथ ही साथ अवेयर कर देते हैं फ्रॉडेंटल प्रैक्टिसेस से, जिससे वो अपना सेफगार्ड हो सके, अपनी हार्ड अर्नड इनकम को, मनी को पूरी तरह से बचा सके। और इन्वेस्टर अवेयरनेस का मतलब यही है कि वो अवेयर करते हैं किसी भी तरह के ऐसे डुप्लीकेट या फ्रॉड स्टॉक्स एक्सचेंज वगैरह में अफेयर्स ना करें। दीज आर द डिस्कस ऑफ डिटेल इन फॉलोइंग सेक्शन, हम बाद में उसकी डिस्कस में करेंगे। नीचे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम क्या होते हैं? IAP इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है, जहां पर सेबी जो है, सेबी ने कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ क्रिएट करी है इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स को अच्छे से बचाया जा सके। पहला है रेगुलेशन सेमिनार्स फॉर कंडक्टेड बाय SEBI ए वेरियस प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री। रेगुलेटरी सेमिनार कंडक्ट कराए हैं सेबी ने, ताकि इन सेमिनार्स की मदद से पूरी कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं वो इस तरह के फ्रॉड से बच सके। विजिट टू सेबी अलाउ द विजिट टू सेबी ऑफिस, अगर आप सेबी जाते हो तो सेबी आपको अलाउ करता है वो सेबी ऑफिस में जाने के लिए, और ये एक तरह का एजुकेशनल कंस्टिट्यूशन है कि किसी तरह से अवेयरनेस फैलाई जा सके। आगे लिखा है ऑडियो वीडियो मटेरियल, अगर आप सेबी अवेयरनेस के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी काफ़ी सारी ऑडियोज़ और वीडियोस ब्रॉडकास्ट करी जाती है टेलीविज़न चैनल पर, रेडियो चैनल पर और वेरियस सोशल नेटवर्किंग के चैनल पर। जॉइंट प्रोग्राम क्या होता है? सेबी ने कंडक्ट कराया है एक अवेयरनेस वेबिनार और एक वर्कशॉप कह सकते हो, जहां पर अलग अलग तरह के बड़े बिजनेसमैन और कंपनीज आके अपना कोलैबोरेशन करते हैं, जैसे कि CDSL, NSDL तो जानती होंगी भाई, इलेक्ट्रिसिटी है जो दिल्ली में, उसको NSDL कंपनी चला रही है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है RBI एटसेट्रा।
नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसमें लिखा है NSDL, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन द वर्ल्ड ऑफ NSDL। इट वाज एस्टेब्लिश इन द अगस्त 1996 को NSDL को अप्रूव किया गया था आफ्टर द इंटैक्टमेंट ऑफ द डिपॉजिटरी एक्ट इन 1996। सॉरी, जो मैंने ऊपर एक NSDL का वर्ड वो बताया था ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला, बट ये वो वाला नहीं है, ये अलग है, ठीक है, ये कंपनी है, तो उसको वो मत समझना जो पहले था। आगे लिखा है मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड एंड द settle in demat form and handled by the NSDL through the flexible and innovative technology system. NSDL provides support of investor and brokers to Indian capital market. NSDL क्या करती है? NSDL जब इस्टेब्लिश करी गई थी, इसका काम था सिक्योरिटीज़ वगैरह सेटल करती थी, और NSDL जो है वो प्रोवाइड करती है अपने ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स को एक इंडियन कैपिटल मार्केट, जिसका एम यही होता है कि कैसे सेफगार्ड करा जा सके इंटरेस्ट को किसी भी इन्वेस्टर के। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे BSE NSE, दो ये मेजर स्टॉक एक्सचेंज है जो कि ट्राई टू एजुकेट है और स्प्रेड अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, गाइड करते हैं लोगों को, किसी तरह से ऑब्लिगेशंस पहुंचाते हैं, और अलग सेमिनार, वर्कशॉप और एजुकेशनल कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं इन्वेस्टर्स की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, in order to create awareness amongst the investor about dubies and Ponzi schemes and the facilitate information instruction decision, various investor awareness program are organized by the मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब इसमें ना अवेयरनेस के लिए एक साइट बनाई है MCA, आप लोग जानते होंगे अगर आप GST वगैरह अकाउंट्स वगैरह का काम थोड़ा बहुत करते हैं साइट पे, तो MCA है एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स करके साइट, जहां पर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। Role of stock exchange in investor protection. Stock exchange is regarding to the essential part of economy. Stock exchange एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इकोनॉमी का। It is indispensable for the proper functioning of corporate enterprises. और ये पूरी तरह से डिस्पेंसेबल है कि जिसकी फंक्शनिंग है वो कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग है। इन इंडिया स्टॉक मार्केट मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग टेक्स प्लेस द BSE NSE। जो बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज है वो मोस्टली BSE NSE को यूज़ करते हैं। इस्टेब्लिश इन 1875 में BSE जो है, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, और जो NSE है ये फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड माना जाता है, NSE जो भी है। आगे लिखा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर बाय BSE किस तरह से इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। पहला पॉइंट है BSE हैज एस्टेब्लिश ए डिपार्टमेंट इन्वेस्टर सर्विसेज, जिसको डिस बोला जाता है। BSE ने खुद की एक डिस सर्विसेज लॉन्च करी है, जिसको 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था। डिश का मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स है उसके फेथ और कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए उसके जो कंप्लेंट्स वगैरह होती है वो सुनवाई करी जाती है। एनी इन्वेस्टर्स हैविंग ग्रीवियंस अगेंस्ट ट्रेडिंग मेंबर कंपनी एंड रजिस्टर कंप्लेंट विद BSE इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटिव, और BSE इज द प्रिस्क्राइब्ड company from the nearest religion investors services center of BSE along with the necessary supporting documents. Point number 3 है investors can also log a complaint through email and through the facility provided of BSE. इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं थ्रू द ईमेल वगैरह, साइट पर जाके ई कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करके साइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर बाय NSE के ज़रिए इन्वेस्टर्स कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। तो NSE हैज़ टेकिंग फॉलोइंग इनिशिएटिव फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। पहला है इन्वेस्टर सर्विस सेल टू क्रिएटर सॉरी भाई अलार्म लगा रखा है। टू cater the needs of investor, NSE has established the investor service cell in मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंगलोर, कानपुर, पुणे, बेंगलोर, जयपुर। तो ये कुछ स्टेट्स बताए हुए हैं
कि इन स्टेट्स के अंदर जो एनएससी है उन्होंने अपना क्या कर रखा है, अपने जो इन्वेस्टर्स सर्विस सेंटर्स हैं उनको इस्टेब्लिश करा हुआ है और इन सेंटर्स में रिजॉल्व करी जाती हैं हर एक तरह की कंप्लेंट जो कि इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट आती है। एनएससी के अंदर हाईली प्रायोरिटी होती है कि रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स के लिए कि जितनी भी कंप्लेंट्स आएगी उनको जल्दी सुनवाई होगी। ग्रीवियंस रिड्यूसिबल कमेटी एट ईच ऑफ द ICS सेंटर, हर एक ISC सेंटर के अंदर एक्सचेंज कंस्टिट्यूशन ग्रीवियंस रेजिडियल कमेटी होती है। ऑल कंप्लेंट्स विच डू नॉट गेट रिसॉल्व विद इन 15 वर्किंग डेज, अगर कोई कंप्लेंट 15 दिन में सॉल्व नहीं हो पा रही तब उस डेट्स को रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट के अंदर एक्सचेंज कर दिया जाता है और उस रिजोल्यूशन वर्क करा जाता है उस पर। फिर है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। एनएससी ने एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इस्टेब्लिश करा है जिसका उद्देश्य है कंपनसेट करना, डिफॉल्टर्स को पता करना और एसेट्स को सफिशिएंट तौर पर क्लेम करवाना इन्वेस्टर्स के लिए। प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स की एजुकेशन, अवेयरनेस और रिसर्च की। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड ट्रस्ट क्रिएटेड बाय द पर्पज है। The Investor Protection Fund trusted managed by the trustees comparing to the public representative, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए बनाया गया है और इसमें जो है सारी की तरह की जो भी कंपनीज होती हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्टीज होते हैं वो अपने फंड्स को मैनेज करते हैं। इन्वेस्टर एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड मेंबर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ एक्सचेंज। अब नीचे आया हुआ है पॉइंट टू रिमेंबर, मीन्स आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स वगैरह में, ताकि बीकॉम सेमेस्टर 6 के बच्चों तक ये पहुँच सके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर व्हाट्सअप का मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हो या स्क्रीन से नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हो। सर हमें नोट्स बाय करने हैं, मिनिमम अमाउंट जो भी होगा 120-30 लेके आप पे करके नोट्स को बाय कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप नोट्स लेते हो तो उसकी PDF में आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे इंक्लूडिंग, ठीक है। और एग्जाम के लिए कंफर्म पास हो जाओगे। अगर बुक से नहीं कर रहे हो, नोट्स भी पढ़ के जाओगे तो पास कंफर्म हो जाओगे। जिनको लेना है वो मैसेज कर सकता है। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 16 ख़त्म हो गया है। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर रह गया, चैप्टर नंबर 17। अगर वो चैप्टर है एक लास्ट है बिल्कुल, उसके बाद बुक खत्म हो जाएगी। और लास्ट चैप्टर वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन फॉलो करना, चेक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके लास्ट चैप्टर भी और बाकी सारे भी। थैंक यू।